हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डोयल एजुकेशन पर। दोस्तों, पॉलिटी की क्लास का आज 5वां वीडियो है। 4 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा था, यानी हमने जाना कि कैबिनेट मिशन क्यों भारत लाया गया, क्या उसने कार्य किए, किन किन कार्यों की जिम्मेदारी उसको दी गई। ठीक है, मेनली 2 कार्य की जिम्मेदारी उसको मिली थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कैबिनेट मिशन के बाद कि संविधान सभा का निर्वाचन शुरू हो गया सदस्यों का। निर्वाचन के बाद वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद नतीजे आए और नतीजों में मैंने आपको बताया था कि किसने कितनी सीटें जीती। नेक्स्ट उसका अगला पार्ट है आज के नतीजे आने के बाद जो हमारी असेंबली थी, संविधान सभा थी, वो गठन के लिए बैठ गई। उसकी पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मैंने लिख दिया है सारा। तो आज हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा साथियों कि पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो है वो लगातार नहीं आ पा रही है। कारण इसका ये है, थोड़ा सा शेड्यूल जो है बिजी है। ठीक है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर वीडियो शूट करके डालता हूँ। काफ़ी दिनों से मैथ की वीडियो नहीं आ रही है। अब निश्चिंत रहिए, अब कंटिन्यू आपकी जो मैथ की वीडियो वो भी आने लग जाएगी। पॉलिटी के साथ साथ आपका जो मैथ का नंबर सिस्टम चल रहा था वो भी आपका अब शुरू हो जाएगा, सेशन उसका भी। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप मैंने जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर डाले हुए हैं, यानी जो भी मैथ, परसेंटेज और नंबर सिस्टम का वीडियो था, आप उन्हें एंजॉय कीजिए। और जो पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है आप उनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उनको रिवाइज करिए। ठीक है, जल्दी ही आपको मैथ और पॉलिटी दोनों की कंटिन्यू वीडियो मिलने लगेंगी। ठीक, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इधर सारी चीज़ें और ये। ठीक है, यानी आज का जो टॉपिक है हमारे क्लास 5 का वो है संविधान की बैठक। संविधान की बैठक, ठीक है, इसमें हम जानेंगे किस बैठक में क्या हुआ, कौन सी बैठक कब हुई, ठीक है, क्या उसमें कार्य हुए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपना 5वां वीडियो। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक, जहाँ से हमने छोड़ा था आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और हेडिंग डालेंगे संविधान सभा की बैठक। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि निर्वाचन जब हुआ था, वोटिंग जब हुई थी, तो उसके बाद नतीजे आए थे। तो नतीजों में सबसे ज़्यादा जो वोट मिली थी वो कांग्रेस को मिली थी। ठीक, कांग्रेस को वोट मिली थी। तो उसी के संदर्भ में एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था जी ऑस्टिन। उन्होंने एक वक्तव्य कहा था। क्या कहा था कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य कांग्रेसी या कांग्रेस की थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, सबसे ज़्यादा सदस्य कांग्रेसी, इसको कांग्रेसी कर लेंगे, कांग्रेसी थे। ठीक है, अब सही है, संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेसी थे। ठीक है, इस कारण जी ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस का और कांग्रेस भारत का, यानी सबसे ज्यादा जो वोटिंग मिले वो किसको मिले, कांग्रेस को। तो इसी संदर्भ में एक विद्वान थे जिनका नाम था जी ऑस्टिन। उन्होंने क्या कहा कांग्रेस के लिए कि संविधान सभा कांग्रेस का और कांग्रेस किसका, भारत का, कांग्रेस भारत का। तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हमारे एग्जाम के लेवल के हैं और सारे के सारे पूछे गए हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को। अब सबसे पहले लिखेंगे आप संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या कांग्रेसी थे। उसके बाद इस कारण जी ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस का और कांग्रेस किसका, भारत का। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हेडिंग डालना है प्रथम बैठक, यानी सभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट सिटिंग। प्रथम बैठक कब हुई, कहाँ हुई, तो देखते हैं। प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या हुआ, जब ये बैठक हुई थी तो इस बैठक में जिसने भी बैठक की अध्यक्षता की थी उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये निश्चित कर दिया कि आप इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष हैं, यानी आप इसी बैठक के लिए अध्यक्ष हैं, आगे जो भी बैठक होंगी उनके लिए आप स्थायी नहीं हैं। तो इनको क्या कहा गया, अस्थायी अध्यक्ष।
एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा था कि संविधान सभा में जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया, तो किसको निर्वाचित किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट में लिखेंगे इस सभा में यानी प्रथम बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? टोटल संख्या थी 389। अब 389 में से 211 लोगों ने ही भाग लिया, बाकी के कहाँ गायब हो गए? बाकी के जैसे मुस्लिम लीग था और अन्य लोगों ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और इस बैठक में भाग नहीं लिया। आपको नेक्स्ट में लिखना है मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और इसमें भाग नहीं लिया, यानी मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कारण आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन लोगों को अपना अलग से संविधान चाहिए था, वो अपने अलग से संविधान सभा की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया और उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। दोस्तों ये पहली बैठक में हुआ। ठीक है, एक बार रिकॉल, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई? दिल्ली में। इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? इस बैठक में केवल यानी प्रथम बैठक में केवल 211 लोगों ने ही भाग लिया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द्वितीय बैठक यानी सेकंड सिटिंग, संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक ठीक इसके दूसरे दिन हुई, यानी बीच में एक दिन का गैप था। नेक्स्ट वो बैठक हुई, यानी पहली बैठक 9 दिसंबर को, अगले यानी 10 तारीख की छुट्टी और 11 दिसंबर को नेक्स्ट बैठक। तो इसमें डालेंगे दूसरी बैठक जो हुई थी वो दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। कहाँ पे हुई? ये भी दिल्ली में ही हुई। दूसरी बैठक दिल्ली हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लिखेंगे हूबहू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट इसमें उपाध्यक्ष भी बना दिए गए, यानी अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी बना दिए गए। तो 2 लोग उपाध्यक्ष हुए। कौन? पहले थे H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी। H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी ये उपाध्यक्ष बनाए गए दोनों लोग। और संवैधानिक सलाहकार यानी इसको बोला गया विधिक सलाहकार, कौन थे? B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्ति मिली? B.N. राव को। क्लियर है? दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 दिल्ली में। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी, और विधिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। विधिक सलाहकार थे B.N. राव। क्लियर है? नेक्स्ट आपको खड़ी डालना है तीसरी बैठक, थर्ड सिटिंग, संविधान सभा की तीसरी बैठक। तो देखते हैं तीसरी बैठक। ये बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। क्या हुआ इसमें? इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने, आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से लिखना है, अब इस तरह से नहीं लिखना है जैसे इस यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, अपनी कोडिंग के हिसाब से मैंने लिखा है, जैसे मैं आपको बोलूँगा आपको उसी तरह से लिखना है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी क्या था, जब पहली और दूसरी बैठक हो गई थी तो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और देशभक्ति का परिचय देते हुए लगन और ईमानदारी से काम किया। उनको लगा कि काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक काम करने के लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? काम किस उद्देश्य से किया जाए? तो इसकी जिम्मेदारी दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया और संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव वो लेकर आए। ठीक है,
समझ में आया क्या उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? एक उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना जरूरी है कि हम सब लोग क्यों इकट्ठा हुए, कि हमारा संविधान कैसा होगा, भविष्य में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि संविधान का जो सार था उसको संक्षिप्त रूप देना, यानी छोटा रूप देना। तो ये कार्य किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा में कब प्रस्तुत किया? विद डेट के साथ आया 13 दिसंबर 1940। डेट भी हमें याद रखनी है, मंथ और ईयर। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो वहाँ क्या आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को हुई। इसी दिन सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश उन्होंने कर दिया, प्रस्तुत किया। लेकिन क्या हुआ, इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया। ठीक है, स्वीकारने का मतलब क्या है? 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया, उस पर विचार हुआ, पढ़ा। तो जब पढ़ा गया तो जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे काफ़ी उनको खुशी मिली। वो प्रसन्न हुए कि हमारा जो संविधान है भविष्य में आगे जाके ये सुविधाएं लोगों को देगा। तो इतनी खुशी हुई तो उन्होंने क्या किया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा। किस रूप में स्वीकारा, ये पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति मिली या इसको कब स्वीकारा गया और किस रूप में इसको स्वीकारा गया। तो इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। आपको लिखना है, इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार किया गया। नेक्स्ट में एक पॉइंट और लिखेंगे आप, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से पॉइंट लिखेंगे। संविधान की प्रस्तावना को यानी प्रेम्बल, संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा या कुंजी या हृदय, संविधान की आत्मा या कुंजी या हृदय कहा। तीनों तरह से एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है, संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसा ही पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को। या कुंजी, संविधान की कुंजी, यानी ऐसे क्वेश्चन आया कई बार कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने बताया है, तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तीनों का मतलब एक है, चाहे आत्मा पूछे, हृदय पूछे या आपसे कुंजी पूछे, तीनों का मतलब एक है। अब इस यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? तीसरी बैठक हो गई, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार उसको कर लिया गया। एक घटना और घटी। क्या घटी? कि 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, माउंट बेटन प्लान प्रस्तुत किया गया। ये वो प्लान था जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना था। आइए देखते हैं इसमें क्या था। 3 जून, ये भी विद डेट हमें याद रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस मिशन या किस प्लान के अंतर्गत किया गया, तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान प्रस्तुत किया गया। माउंट बेटन प्लान आ गया, इसी के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसी के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। यह प्लान वायसराय माउंट बेटन द्वारा लाया गया। यह प्लान वायसराय माउंट बेटन द्वारा लाया गया। माउंट बेटन मार्च 1947 में भारत आया। जो माउंट बेटन था, मार्च, मंथ भी पूछा गया है, हमको महीना भी याद रखना है। माउंट बेटन मार्च 1947 में भारत आया। मार्च 1947 में भारत ही आया। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। 3 जून 1947 को क्या हुआ? माउंट बेटन योजना लेकर आए कौन? ये पूछा जाता है कि माउंट बेटन योजना कौन लेकर आया, तो आपको नाम से पता चल रहा है माउंट बेटन किसके नाम पर है? वायसराय माउंट बेटन के नाम पर। तो माउंट बेटन योजना कौन लेकर आया है? वायसराय माउंट बेटन। ये इस प्लान को लेकर आए। कब लेकर आए? 3 जून 1947 को। और ये भारत कब आए थे? भारत के वायसराय कब बने? मार्च 1947 में भारत के वायसराय बने। माउंट बेटन से संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपने ये चीज़ें लिख ली हैं। 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान प्रस्तुत किया गया। इसी के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। यह प्लान वायसराय माउंट बेटन द्वारा लाया गया। ठीक है, कोमा देंगे, उसके बाद लिखेंगे माउंट बेटन मार्च 1947 में भारत आए।
या भारत के वायसराय बने। क्लियर है? तो ये एक योजना पहले से ही थी अंग्रेजों की कि जाते जाते भारत को एक ऐसा जख्म देके जाए कि वो जीवन भर उसको ना भूले और ना ही हमें भूले। तो वो जख्म क्या था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा क्या था? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। यही नोट कर लेंगे, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। ठीक है, माउंटबेटन। इसके बाद आगे क्या हुआ? ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं कि माउंटबेटन प्लान कौन लेकर आया? माउंटबेटन लेकर आए। ठीक है, कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल वो थे, वो इस प्लान को लेकर आए। इसी के तहत क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। नेक्स्ट में भारत पाकिस्तान विभाजन अधिनियम, ये प्लान आया था 1947 में, लेकिन इसको कब स्वीकार किया गया? भारत पाकिस्तान अधिनियम, विभाजन अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। भारत पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ, पास कर दिया गया। कब आया था? 3 जून 1947 में आया। पास कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया, जिसके तहत क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। पाक आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त 1947 को। जस्ट उसके कुछ देर बाद भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, ये दोनों में एक दिन का गैप क्यों आता है? यानी पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त और भारत के लिए 15 अगस्त। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आज एक बात जान लीजिए कि जब स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था तो उस समय रात का समय था, 11 बज गए थे, 12 बज गए थे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है, तो ये अधिनियम रात को पढ़ा गया, रात को इसकी घोषणा की गई। तो उस समय क्या हुआ था, जब ये घोषणा चल रही थी तो वहाँ भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र तो बनने थे। घोषणा से पहले क्या था? सबसे पहले हम एक बात को जान लेंगे कि जो आधे घंटे का ये जो एक दिन का अंतर है वो क्यों आया है? ये अंतर इसलिए आया है कि भारत और पाकिस्तान के समय में 30 मिनट का अंतर है। नहीं, भारत का जो समय है वो पाकिस्तान से कितना आगे? आधा घंटा आगे, पाकिस्तान का आधा घंटे पीछे। तो जब ये घोषणा चल रही थी तो उस समय भारत में 12 बज रहे थे। क्या बज रहे थे? 12। और इस घोषणा को पढ़ते पढ़ते 5, 7, 8 मिनट लग गए। तो क्या हुआ? 5, 7, 8 मिनट लग गए तो रात के 12 बजे के बाद क्या हुआ? भारत में अगला दिन लग गया। तो ये क्या कहलाया फिर? 15 अगस्त। 14 अगस्त की रात को चल रहा था कार्य 12 बजे के आसपास, तो इसको पढ़ने में टाइम लगा, 12 से टाइम ऊपर हुआ तो भारत में अगला दिन क्या लग गया? 15 अगस्त। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ था किस दिन हुआ? 15 अगस्त 1947 के सुबह। और पाकिस्तान के लिए घोषणा जब चल रही थी तो उस समय 12:08 ही हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में उस समय क्या हो रहा था? 11:38। 11:38। तो इसलिए पाकिस्तान का जो है वो एक दिन पहले और भारत का 8 मिनट देरी की वजह से एक दिन बाद का आया। क्लियर हुआ? मेन पॉइंट ये है कि एक दिन आगे पीछे क्यों? सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान का समय भारत के समय से आधा घंटा पीछे, भारत का आधा घंटे आगे, इसलिए एक दिन का ये अंतर आ गया। क्लियर है? यानी 8 मिनट पर एक दिन का अंतर आ गया वहाँ पे। तो पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ 14 अगस्त को पाकिस्तान का मनाया जाता है हमारा स्वतंत्रता दिवस, और भारत का 15 अगस्त 1947 को। क्लियर है? आगे नोट में एक बात तो लिख लेंगे, भारत पाकिस्तान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आया कि भारत और पाकिस्तान के समय, बंटवारे के समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, या ब्रिटेन में उस समय किस पार्टी की सरकार चल रही थी। ये कई बार क्वेश्चन आया है। या ऐसे पूछ लेता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट में लिखेंगे नोट में, भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ब्रिटेन में इस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। यदि जो क्लीमेंट एटली थे किस पार्टी के नेता थे? लेबर पार्टी के।
तो अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछे कौन था तो क्लीमेंट इटली। अगर पूछे कि ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आए हैं। तो ब्रिटेन में इस समय किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी, और उस पार्टी से पीएम कौन थे? क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली उस समय उस पार्टी से पीएम थे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे जैसे ही बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद क्या हुआ था, जो संविधान सभा के 389 सदस्य थे, बंटवारा हो गया तो कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ मूव कर गए, कुछ भारत में रह गए, यानी उनको छूट मिल गई। जिनको पाकिस्तान जाना वो पाकिस्तान गए और जिनको भारत में रहना है वो भारत में रहे। तो इस बंटवारे के बाद क्या हुआ, जो 389 सदस्य थे वो घटकर 299 ही रह गए। विभाजन के बाद सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। विभाजन के बाद सभा में यानी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। 389 से घटकर क्या हो गए? 299 वो रह गए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लेंगे पहले, इसके बाद लिखेंगे। आपने लिख लिया विभाजन के बाद सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? घटकर 299 रहेगी। नेक्स्ट लिखेंगे भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। इस बात को नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ और आती है, यहाँ से एक चीज़ और बन जाती है कि जब संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन चल रहा था तो उसमें एक बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो किस प्रांत से सभा में चुनकर आए? तो आए थे पूर्वी बंगाल से चुनकर। फर्स्ट टाइम बंटवारे से पहले जब निर्वाचन हुआ, असेंबली बैठी, ठीक है, तो उस समय जो भीमराव अंबेडकर चुनकर आए थे वो पश्चिम बंगाल से चुनकर आए। लेकिन जब बंटवारा हुआ, विभाजन हो गया, तो जो पूर्वी बंगाल था वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश। तो उसके बाद जो प्रांत बांग्लादेश में चला गया तो फिर ये इनकी सदस्यता तो खत्म हो गई, ये भारत रह गए, सदस्यता खत्म। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो भीमराव अंबेडकर थे पुनः किस प्रांत से निर्वाचित होकर सभा के सदस्य बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस बात को लिख लेंगे यहाँ पे। विभाजन से पहले संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विभाजन से पहले संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुनकर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुनकर आए, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए। लेकिन मैंने बताया जब बंटवारा हो गया तो क्या हुआ? अच्छा, अब आप लिखेंगे यहाँ पे आज़ादी के बाद, यानी बंटवारे के बाद भीमराव अंबेडकर पुणे, पूना यानी महाराष्ट्र से सभा के लिए निर्वाचित हुए। आज़ादी के बाद भीमराव अंबेडकर पुणे, पूना या महाराष्ट्र से सभा के लिए निर्वाचित हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो दोबारा कहाँ से निर्वाचित हुए? पूना से निर्वाचित हुए। अच्छा, इसकी भी एक कहानी है कि पूना से निर्वाचित कैसे हुए। वहाँ सीट तो खाली थी नहीं पूना में, तो क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे एम.आर. जैकर। एम.आर. जैकर, नाम नोट किया यहाँ पे, एम.आर. जैकर। ये उस समय संविधान सभा में सदस्य थे। कहाँ से थे? पूना, महाराष्ट्र से ही। तो जब जरूरत पड़ी भीमराव अंबेडकर की तो क्या हुआ था, लोगों ने, जो संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने एम.आर. जैकर का इस्तीफा दिलाया और एम.आर. जैकर के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः निर्वाचित किया गया। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पूना से जब भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए तो वो किन के स्थान पर संविधान सभा के सदस्य बने? तो किन के स्थान पर बने थे? एम.आर. जैकर के स्थान पर। ये बात लिख लीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया निर्वाचित हुए, उसके बाद एम.आर. जैकर को त्यागपत्र दिलवाकर भीमराव अंबेडकर को पुनः निर्वाचित किया गया। अब इसको इस तरह से लिखिए। ठीक है, आपने पहला पॉइंट लिख लिया, वहाँ पे निर्वाचित हुए। अब आप लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः निर्वाचित करने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः निर्वाचित करने के लिए एम.आर. जैकर का त्यागपत्र दिलवाया गया। पुनः निर्वाचित करने के लिए एम.आर. जैकर का त्यागपत्र दिलवाया गया और उनकी सीट पर पूना से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया गया। उनकी सीट पर पूना से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया गया। ये प्रोसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। फालतू की एक भी चीज़ आपको नहीं लिखाई है। पिछले वीडियो आपने जितने देखे होंगे, अगर आप उनको कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चन लगा लिए चैप्टर वाइज जो मैंने पढ़ाया है,
आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को नोट करिए, ठीक है। अब क्या हुआ, एम आर जयकर के स्थान पर भीमराव अम्बेडकर आ गए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सदस्यों पर, यानी पहले 389 से कितने रह गए, 299 सदस्य रह गए। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विभाजन के बाद सदस्य, विभाजन के बाद सदस्य। तो सदस्य कितने रह गए, 299। विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए, 299। अब इनको बांटना था, 299 में से 229 क्या हुए, निर्वाचित, और 70 मनोनीत। वहाँ मनोनीत कितने थे, 93। यहाँ कितने रह गए मनोनीत, 70, सॉरी हाँ 70, और निर्वाचित कितने, 229। वहाँ निर्वाचित कितने, 296, ठीक है। आगे अब बात करते हैं, संविधान बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, यानी प्रत्येक समिति को एक अपना अलग कार्य दे दिया गया था कि आप इसकी समिति इस पर एक कार्य करेगी, ठीक है। तो इसके लिए 8 बड़ी कमेटियों का गठन हुआ और 13 छोटी कमेटियों का गठन हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो बड़ी कमेटी हैं उनके नाम लिख दिए हैं। अब छोटी कमेटियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप इनको ही ध्यान में रखेंगे और ये एग्जाम में बार बार पूछे गए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ समिति, उस तरफ उसके अध्यक्ष, समिति और अध्यक्ष इस तरह से एक चार्ट बना लेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा नाम लिख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट में है राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, तो इसके भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 3 कमेटी जो थी उनके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप याद रखेंगे संघ संविधान, संघ शक्ति और राज्यों के लिए, ठीक है। यानी आप उसको ऐसा याद रखेंगे, संघ का मतलब क्या है, देश, और राज्य का मतलब राज्य में हमारे जो देश में राज्य हैं, तो देश और राज्यों के लिए जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट में आएंगे संचालन समिति, समिति का संचालन किसने किया, संचालन समिति, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नियम व प्रक्रिया समिति, नियम और प्रक्रिया समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट में आएंगे हमारे प्रारूप समिति, संविधान की सबसे बड़ी समिति इसको माना जाता है, प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रारूप समिति के बारे में फिलहाल इतना जान लीजिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट में आएंगे प्रांतीय समिति, यानी प्रांतों से संबंधित समिति, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रांतों का एकीकरण किसने कराया, भारत का एकीकरण किसने किया, प्रांतों का आपस में विलय किसने किया, किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ से याद रखेंगे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट बचा हमारा मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये 8 कमेटी हैं जो बड़ी कमेटी जिनको कहा गया, तो 8 के 8 समितियों के नाम और इधर उनके अध्यक्ष के नाम, तो आप प्रॉपरली इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो एक किताबों में दिया हुआ झंडा समिति JB कृपलानी, वो छोटी समिति में आती है, और किताबों में गलत दिया हुआ कि झंडा समिति के JB कृपलानी थे ही नहीं अध्यक्ष। कौन थे उसके भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपने कहीं इसको नोट किया हुआ है तो उसमें सुधार कर लीजिए। तो झंडा समिति के JB कृपलानी नहीं है, लुसेंट की और कई सारी बुकें जिनमें JB कृपलानी दिया हुआ है, ठीक है। तो JB कृपलानी थे ही नहीं किसी भी समिति के अध्यक्ष, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इसमें सुधार कर लीजिए, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे एग्जाम के लेवल के, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे आपने अच्छे से नोट्स इसको इसमें बनाया होगा, नोट्स में आपने इसको नोट किया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या हुआ, ठीक है। ये हमारे समितियां थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स के किस देश के संविधान से क्या क्या हमारे संविधान में बातें ली गई, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या कार्य था, ठीक है।
बहुत सारी बातें आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर दिया करिए। जो भी पॉलिटी वगैरह या मैथ या देखा जाए तो एक तरह से कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिए और रिकमेंड कर दीजिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो एंजॉय करिए। थैंक यू।